हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 57 और 58। देखिए यहाँ पर हम 57 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग और 58 के तहत राज्य सूचना आयोग के बारे में जानेंगे कि इनका किस प्रकार से गठन किया गया है, इनके क्या क्या कार्य हैं, किस तरह से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। तो वो इस अध्याय के तहत हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या नोट डाउन करना है यहाँ पर और क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की बात करने से पहले हम यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्हें इसकी स्थापना जो की गई थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। आरटीआई के तहत इसकी स्थापना की गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। तो सबसे पहले हमें आरटीआई को जानना होगा। जब तक हम आरटीआई को पूरा नहीं जानेंगे तब तक हम यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग इसके क्या कार्य हैं वो अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो देखिए आरटीआई की स्थापना करने का लक्ष्य क्या हुआ, यानी क्यों किया गया, क्यों बनाया गया आरटीआई, ठीक है, और बनाने के पीछे क्या इसकी जो है स्थिति है, क्या इसका इतिहास है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे गौर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ, 1947 को आज़ाद हुआ। उससे पहले हमारे यहाँ जो था ब्रिटिश हुकूमत का राज रहा था। लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश हुकूमत का राज रहा था। तो ब्रिटिश हुकूमत में तो आप जानते थे कि लोग यहाँ पर लोकतंत्र तो था ही नहीं, यानी पूरा तरह राजशाही तंत्र स्थापित था। तो ऐसे में लोग जो है सरकार के द्वारा किए हुए कार्य या फिर सरकार के डिपार्टमेंट्स उनके द्वारा किए हुए कार्यों की जांच करना या फिर उनके बारे में संबंधित सूचना प्राप्त करना उन्हें बिल्कुल भी हथकार नहीं था। यानी अंग्रेजों ने क्या किया था, 1923 में एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम रखा था शासकीय गोपनीयता अधिनियम। तो इसके तहत क्या होता था, ये लोग अपने जो प्रमुख प्रशासकीय कार्य हैं, विभिन्न विभाग हैं, उनसे संबंधित सूचनाओं को छिपा लेते थे, ठीक है। तो वो अधिनियम 1923 में बन गया। और वैसे भी अंग्रेजों के टाइम पे आप जानते हैं कि कितना कष्टकर जीवन था। लोग उनसे पूछी जवाब देता तो थी नहीं, यहाँ पे पूछ ही नहीं पाते थे लोग कि भाई आप ये ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, 1950 में हमारा संविधान जो है लागू हुआ। संविधान लागू हो जाने के फलस्वरूप भी यहाँ पर जो शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 था ये खत्म नहीं किया गया, ये बहरहाल चलता रहा और निरंतर चलता रहा। अब जैसे जैसे हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हो गया है, तो आप लोग जानते हैं लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होती है, सभी को जानने का ये अधिकार होता है कि हमारे द्वारा दिया जा रहा है जो टैक्स के रूप में जो पैसा दे रहे हैं सरकार को, उसके द्वारा जो तमाम विकास कार्य संपन्न किए जा रहे हैं वो क्या पारदर्शिता पूर्वक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हमारा जानने का हक है, अधिकार है लोकतंत्र की अवधारणा में। तो सबसे जरूरी बात ये थी कि भाई ये अधिनियम जो था आपका शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923, जिसे संविधान बनने के बाद लागू होने के बाद इसे निरस्त नहीं किया गया था, तो विभिन्न डिपार्टमेंट क्या होते थे इसका गलत इस्तेमाल करते थे, यानी इसका फायदा उठाकर वो जो प्रशासकीय सूचनाएं वगैरह हैं वो देते ही नहीं थे। वो इस बाद में इसे आगे कर देते थे कि भाई हम लोग अपनी गोपनीयताओं को आप लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सूचना वगैरह होती थी, यानी कि क्या विकास कार्यों में कितना पैसा खर्च हुआ है, कहाँ कहाँ आवंटन हुआ है, वो हमें पता चल ही नहीं पाता था। तो काफ़ी लंबे अरसे से इस बात के लेकर डिमांड भी थी और बीच बीच में विभिन्न राज्यों ने इसको लेकर इस डिमांड को लेकर हाईलाइट भी उठाया। सबसे पहले ये डिमांड जो पुरजोर रूप में जो आगे आई वो आई थी 1990 में, और ये राजस्थान से निकल के आई थी, ठीक है। राजस्थान राज्य पहला राज्य था जिसने आरटीआई अधिनियम की आरटीआई की बात की, यानी कि हमें एक राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए, जिसके जरिए हम तो विकास का यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो विकास कार्य संपादित किए जा रहे हैं उनसे संबंधित दस्तावेजों की हम जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य था। इसके अलावा आरटीआई पूरे देश में लागू होने से पहले कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां पर आरटीआई पहले से चल रहा था। उसमें 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें पहले से आरटीआई जो था वो चल रहा था राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पहले। इन कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर आरटीआई को अपने अपने राज्य में लागू करवा दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर सन 2005 में आरटीआई की यहाँ पर स्थापना की गई। सन 2005 में आरटीआई को सबसे पहले 11 मई, डेट लिख दे रहा हूँ मैं, 11 मई सन 2005 में इसे लोकसभा से पारित करवाया गया, ठीक है। 12 मई को यहाँ पर इसे जो है यहाँ से राज्यसभा से पारित करवाया गया। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो 15 जून को इस पर जो है राष्ट्रपति ने साइन कर दी है, यानी प्रेसिडेंट है भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने यहाँ पर साइन कर दी है, ठीक है। और संपूर्ण देश में ये जो लागू हुआ ये 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में ये लागू कर दिया गया सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। अब सूचना का अधिकार अधिनियम में होता क्या है, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक विभाग में इसके तहत जो एक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी जवाबदेहिता होगी कि कोई व्यक्ति का सूचना मांगे तो आप उसे विद इन टाइम है, जो टाइम इसमें डिस्क्राइब किया गया है, जो इसकी धाराओं में टाइम जो दिया गया है जिसके तहत आपको सूचना देनी है, तो आप उसे सूचित करें, वो संबंधित सूचनाएं दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ पर जो है यानी कोई व्यक्ति जो है 10 रुपये फीस रखी गई है इसकी आरटीआई फाइल करने की फीस जो रखी गई है वो 10 रुपये रखी गई है। इन 10 रुपये की आरटीआई फाइल कर सकता है। और वहीं पर जो बीपीएल धारक हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी उन पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा, वो निःशुल्क आरटीआई लगा सकते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये की आरटीआई फाइल करने के बाद क्या होगा कि संबंधित विभाग यानी कोई विभाग के
पर डाली गई है आरटीआई, उसे 30 दिन के अंदर अंदर सूचना देनी पड़ेगी, 30 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए काफ़ी सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर जीने मरने का सवाल होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पब्लिक कर्फ्यू लगा है, अचानक से कर्फ्यू लगा दिया गया है और हम संबंधित विभाग से, संबंधित प्राधिकारी वगैरह से, संबंधित प्रशासन से पूछें कि भाई ऐसा क्यों किया गया है, हमारे यहाँ पे जिंदगी मौत की सवाल है यहाँ पर, तो उस स्थिति में 48 घंटे में सूचना देनी होगी, यानी 48 आवर में इसे इन्फॉर्म करना होगा। यहाँ पर ये बात सामने रखी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात यहाँ पे दोहराई गई है, जैसे क्या होता है, जैसे सूचना देंगे ये लोग, तो सूचना देने के उपरांत ये इनसे कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे, केवल 2 रुपये कॉपी, यानी कि 2 रुपये पर कॉपी के हिसाब से चार्ज होगा। जो भी सूचना जो लिखित में दी जाएगी उसके लिए 2 रुपये कॉपी और लगेगा। ठीक है, यानी जितनी कॉपी उसकी प्राप्त करें सूचना की, वो 2 रुपये कॉपी यहाँ प्राप्त कर सकें, 2 रुपये में वो कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके माइंड में एक प्रश्न उठा होगा, ये प्रश्न ये उठा होगा कि क्या सारे विभाग भारत के जो हैं वो इसके तहत आते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये जान लीजिए, आपके जितने आर्म्ड फोर्स हैं वो इसमें नहीं आते हैं, सशस्त्र बल वगैरह इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं आते हैं, पुलिस प्रशासन इसमें नहीं आता है, यानी काफ़ी सारे जो विभाग हैं वो इसमें नहीं रखे गए हैं। वो आप जानते हैं ना रखने का कारण क्या है, वो आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं भी करूँ तो भी आप जानते हैं, क्योंकि वो एक संवेदनशील मामला है और यहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकते। यानी आर्मी की गतिविधियों पर, आर्मी की जो कार्रवाइयों पर अगर हम प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो यकीन मानिए हमारे देश की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आरटीआई में जो है यहाँ पर आपके आर्मी से रिलेटेड क्या क्या एम्यूनिशन वगैरह है, कहाँ कहाँ पर मूवमेंट हो रही है, कैसे कैसे कार्रवाइयां संचालित हो रही हैं, वो जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो किसके तहत नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत हम ये जानकारियां प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और मंत्रालय भी हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बाद बाकी इसके दायरे में सभी रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी गतिविधियों में क्या है कि भाई संबंधित विभाग से, यानी कि संबंधित, मान लीजिए कोई हमने सूचना डाली, आरटीआई डाली और वो संबंधित विभाग की है ही नहीं, यानी कि हमने जिस व्यक्ति से सूचना मांगी वो उस विभाग की है ही नहीं, किसी और विभाग की है, तो ऐसे में क्या करेगा, जो अधिकारी है यानी संबंधित जो जन सूचना अधिकारी है वो तत्काल आपको 8 दिन के अंदर अंदर सूचित करेगा कि भाई ये हमारे विभाग की नहीं है, आप दूसरे विभाग के पास जाइए। अब क्या होता है, मान लीजिए काफ़ी सारे विभाग ऐसे होते हैं जहाँ पर जन सूचना अधिकारी मक्कार होते हैं, यानी कि बहुत जालसाई टाइप के होते हैं, फ्रॉड टाइप के होते हैं, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वो सूचना देते ही नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रावधान ये भी रखा गया है कि 250 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है चार्जेस लगाया जाएगा उन पर, और अधिकतम 25,000 रुपये तक का चार्जेस जो है उनकी सैलरी से काटा जाएगा अगर वो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जन सूचना अधिकारी जो है यहाँ पर यानी जन सूचना अधिकारी से कोई सूचना मांगी और वो सूचना जो है यहाँ पर सही नहीं थी, यानी उसने जो है सूचना जो है वो सही नहीं दी, या फिर आपको लगता है उसने जो सूचना दी वो गलत दी है, तो इसकी जो प्रथम अपीली अधिकारी से जो है अपील करने की अवधि है वो 30 दिन है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप प्रथम अपीली अधिकारी के समकक्ष आवेदन और दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप बताएंगे कि हमें जो सूचना प्राप्त हुई है वो हम उससे संतुष्ट नहीं है, आप यहाँ पे बताइए। तो प्रथम अपीली अधिकारी इसकी जांच करेगा क्या जो संबंधित विभाग ने सूचना दी है, यानी कि प्रथम अपीली अधिकारी जो होता है जन सूचना अधिकारी के ऊपर अधिकारी होगा। ठीक है, तो वो देखेगा, तो 30 दिन के भीतर भीतर यहाँ से भी जवाब आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर 60 दिनों का प्रावधान रखा गया है कि 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोग जो है, यानी 60 दिनों के भीतर भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में इसकी सूचना दे सकते हैं। मान लीजिए कोई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कोई निकाय है, तो आपको उसकी सूचना के लिए केंद्रीय सूचना आयोग से संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग मामले की जांच करेगा, क्या वाकई में जो है संबंधित व्यक्ति को सही सूचना नहीं दी गई है, क्या संबंधित व्यक्ति को गुमराह किया गया है। ठीक है, और ऐसी स्थिति पाता है तो तत्काल वो कार्रवाई के निर्देश भी देगा। तो ये था थोड़ा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, यानी आरटीआई का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। देखिए मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगा आरटीआई पर पूरा। ठीक है, यहाँ पर हमारा केंद्रीय सूचना आयोग आया है, तो यहाँ पर हम केंद्रीय सूचना आयोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे देश भी हैं विश्व में जिन्होंने आरटीआई जो अधिनियम था, आरटीआई जो था वो सबसे पहले लागू किया। जैसे स्वीडन एक देश है, यहाँ पर अगर हम स्वीडन की बात करें तो स्वीडन एकमात्र पहला देश था जिसने सबसे पहले जो है आरटीआई लागू किया था, स्वीडन ने। ठीक है, स्वीडन देश ने सबसे पहले आरटीआई अधिनियम लागू किया था। ठीक है, और ये 1766 में लागू हुआ था। 1766 में जो है ये से लागू किया गया था स्वीडन में। सबसे पहला देश स्वीडन ही था जिसने आरटीआई लागू किया था। ठीक है, तो आपने आरटीआई के बारे में जान लिया कि आरटीआई किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या क्या ढांचा है इसका, वो आपने सब देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आरटीआई के तहत हमने यहाँ पर स्थापना की है केंद्रीय सूचना आयोग की, इसका क्या रोल होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम अपने संबंधित चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है ये सन 2005 में हुई है और केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, इसके अंतर्गत एक शासकीय राजपत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार की घोषणा की गई है। देखिए यहाँ पे एक बात बताना मैं भूल गया,
राइट टू इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर आपकी फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में रखा गया है और संविधान के आर्टिकल 19(1), ठीक है, 19(1) में से वर्णित किया गया है, 19(1) में से रखा गया है, ठीक है, सूचना का अधिकार को, ये भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब हम अपने एक मेन चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पर ये शासकीय राजपत्र अधिसूचना से माध्यम से इसकी सूचना यहाँ पर रखा गया है ये, ठीक है। इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय जो हैं, वित्तीय संस्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि हैं, इनके बारे में शिकायतों की अपीलों की सुनवाई करता है। यानी इनसे संबंधित शिकायतें वगैरह आएंगी तो इनकी संबंधित शिकायतों की अपीलों की सुनवाई करेगा। मैंने बताया था आपको कि 60 दिनों का अपीली अधिकार होता है, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग के समीप, तो ये उनकी सुनवाई करता है, ठीक है। तो आरटीआई का ढांचा तो आपने देख लिया, आपके माइंड में आरटीआई का ढांचा पूरा क्लियर हो गया है। अब देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार से है, जो आपकी केंद्रीय सूचना आयोग की इसकी संरचना किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर आयोग में आरंभ में गठन के समय कितने थे? 5 आयुक्त थे, जिनमें से एक मुख्य सूचना आयुक्त था। लेकिन वर्तमान में 2019 में यहाँ पर थोड़ा इसमें यहाँ पे जो है फेरबदल किया गया है और अब वर्तमान में आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 अन्य सूचना आयुक्त हैं यहाँ पर। यानी पहले क्या था कि गठन के समय इसमें 5 आयुक्त थे, जिनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त था। लेकिन अब क्या है, यानी कि 1 और 6 ये कंडीशन है। यानी कि वर्तमान में आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 कैंडिडेट और हैं, 6 सूचना आयुक्त और बनाए गए हैं, ठीक है। और इन सभी की जो नियुक्ति होगी, ये जो नियुक्ति इन सभी की जो होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा एक सिफारिश पर होगी और सिफारिश में वही प्रोसीजर है जो आप पिछले अध्याय में पढ़ के आए। एक कमेटी बनाई जाएगी, इस कमेटी के तहत इसका जो है राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है, केंद्र मानवाधिकार आयोग, जो पढ़ के आए थे आप, ठीक है। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर भी कमेटी में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट के मंत्री वगैरह होंगे। तो उस कमेटी के लोग जो अनुशंसा करेंगे और राष्ट्रपति इनकी फिर जो नियुक्ति करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनके संबंध में एक यहाँ पे बात कही गई है कि जो व्यक्ति आप यहाँ पर रख रहे हैं, यानी केंद्रीय सूचना आयोग बना रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त बना रहे हैं या फिर सूचना आयुक्त के रूप में रख रहे हैं, तो उसे कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के जो पहलू हैं उनके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। यानी ऐसा व्यक्ति तो होना चाहिए जो ये सब योग्यताएं, ये सब जानकारी रखता हो कि भाई किस तरह से ये सब कार्रवाई संचालित होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हमने अनभिज्ञ व्यक्ति वहाँ बैठा लेना, बिल्कुल नहीं। सीनियर IAS IPS ऑफिसर यही लोग पहुँचते हैं मोस्टली वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, देखिए इनके बारे में, इन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि पहली बात तो ये है, ये किसी संसद से या किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई भी लाभ का पद धारण न करते हो, राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हो, ठीक है, और ना ही कोई लाभ का व्यापार या उद्यमी ये सब ना करते हो। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर ये सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने इनके बारे में प्रावधान देख लिए। आगे देखते हैं, देखिए इनके कार्यकाल सेवा शर्तों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर कार्यकाल की बात, यहाँ पर ऐसी बात कही गई। पहले क्या था, इन सन 2019 में यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया है, यहाँ पर एक संशोधन किया गया 2019 में। इसमें उस संशोधन के तहत इनकी जो सूचना का अधिकार संशोधन नियम सन 2019 हुआ है, इसके तहत पहले क्या था, यानी इससे पहले क्या था कि 5 साल का कार्यकाल था, 5 साल या 65 साल जो भी पहले हो। लेकिन अब जो संशोधन हुआ है उसके तहत ये जो है बाध्यता खत्म कर दी है, यानी 5 वर्ष वाली बाध्यता ये खत्म कर दी है। यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त और कोई सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा जितनी केंद्र सरकार जो है निर्धारित करेगी, ठीक है। यानी केंद्र सरकार जितनी निर्धारित करे उस अवधि तक ये बना रहेगा, ठीक है। यानी अब ये 5 साल वाला प्रावधान खत्म कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये अपडेट नहीं किया गया है, अगले अध्याय में मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अगले अध्याय में जो बात कही गई है वो मैं आपको दिखा दूंगा। इस अध्याय में वो बात नहीं है, अगले अध्याय में उन्होंने रखा है तो मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्हें हटाने का प्रोसीजर क्या है। देखिए पहली बात तो आप वही सब प्रोसीजर है, राष्ट्रपति के द्वारा दिवालिया हो जाएं, जैसे नैतिक चरित्र उनका अगर गिर जाए, कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर हों, ठीक है, शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम हो, ठीक है। इसके अलावा इनको हटाने, यानी इनको हटाने के लिए इन सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति संबंधित मामले को उच्चतम न्यायालय के समीप भेजे और उच्चतम जो है न्यायालय उस मामले को सही पाए तो राष्ट्रपति जो है इससे इन्हें और इनके अध्यक्ष को पद से हटा सकता है, ठीक है। यहाँ पर वही प्रोसीजर है जो आपने पिछले अध्याय में देखा था, ठीक है। पिछले अध्याय में मानवाधिकार के बारे में के जो आयोग के थे, ठीक है, तो उनके बारे में देखा था, तो वही यहाँ पर प्रोसीजर यहाँ पर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनके शक्तियों और कार्य के बारे में बात कही गई है, क्या क्या शक्तियाँ हैं। जैसा कि मैंने RTI में आपको पढ़ाया था कि किस तरह से सूचना आप मांग सकते हैं, किस तरह से सूचना देने का जो है दायित्व है उसका जन सूचना अधिकारी का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात यहाँ पर क्या क्या कार्य करेगा कि आयोग का सबसे बड़ा दायित्व ये है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी और शिकायतों का निराकरण करें। यानी कि पहली बात तो ये है कि मान लीजिए 60 दिनों की अपीली वाला अधिकार है, यानी कि बड़े अधिकारी के समीप, यानी कि केंद्रीय सूचना जो आयुक्त है इसके समीप जो
अपील का अधिकार है, तो उसमें जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण या फिर वो किस बात पर असमर्थ है, सूचना देने के लिए असमर्थ है, तो उसका हम यहाँ पे पता लगाएंगे ये जब इसके पास कोई सूचना आती है तो। ठीक है, दूसरी बात ये है ये भी देखता है कि भाई उसने जानकारी क्यों नहीं दी। ठीक है, यानी कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त है वो सब यही देखता है कि जन सूचना अधिकारी हो या प्रथम अपीली अधिकारी है, ये किस बात पर असमर्थ रहे। वो सब चीज़ों इन चीज़ों का निर्धारण, यानी इन चीज़ों को यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने जो जन सूचना अधिकारी था संबंधित विभाग का, और उसके बाद उसके ऊपर प्रथम सूचना अधिकारी, प्रथम अपीली अधिकारी था, वो क्यों मतलब असमर्थ रहे। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर देखते हैं ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सूचना की वजह कोई फीस मांगी हो। ठीक है, कि सूचना अगर उन्होंने मांगी हो या झूठी, अपर्याप्त या झूठी या भ्रामक हो, तो ये सब चीज़ों की जांच करते हैं ये लोग। ठीक है, मतलब आप समझ गए हो किसकी जांच कर रहे हैं, ये जन सूचना अधिकारी की या प्रथम अपीली अधिकारी जो होता है उसकी जांच करेंगे ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर दूसरी बात इसके में एक शक्ति और निहित है कि इसमें स्वप्रेरणा की शक्ति है, यानी इसे अगर लगता है कि कोई संबंधित विभाग का कोई अधिकारी है या जन सूचना अधिकारी है, वो अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर रहा है, किसी मामले पर सही प्रकार सूचना नहीं दे रहा है, तो ये खुद स्वप्रेरणा की शक्ति के आधार पर, जो कहते हैं स्वतः संज्ञान के आधार पर वो मामला देख सकते हैं। यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है, जांच के आदेश दे सकते हैं। यानी कि ऐसा कभी कभी आप देखते होंगे मीडिया में कंट्रोवर्सी आ जाती है तो अपने आप स्वतः ही संज्ञान में लेना पड़ता है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयुक्त को मामला, और फिर वहाँ पर जाँच करवानी पड़ती है। अब देखिए, जांच करते समय इन्हें जो अधिकार प्राप्त होंगे वो दीवानी न्यायालय के प्राप्त होंगे। दीवानी न्यायालय के वही अधिकारी, यानी कि सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय के, यानी किसी को अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, उस पर दबाव डालने के लिए कह सकते हैं, दस्तावेज की डिमांड कर सकते हैं, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ये। ठीक है, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज प्राप्त करने की, यानी वही सब चीज़ें हैं जो दीवानी न्यायालय के अधिकार होते हैं, वही अधिकार इन्हें भी प्राप्त होंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बात आप याद रखना। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए तो यही बात है कि इन्हें दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। ठीक है, केवल इतना लिख लेना। दीवानी न्यायालय में आप समझ जाएंगे कि किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने करने के लिए या फिर दस्तावेज मांगने के लिए, शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगने के लिए, तो ये सब अधिकार इन्हें प्राप्त होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है, शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। देखिए, इसके पास कब कोई जांच का मामला आया है तो ये लोक प्राधिकारी यानी प्रथम अपीली अधिकारी के समीप जो जांच का मामला आया था और उसमें वो असमर्थ रहा था, तो वो ये जांच करेगा कि भाई किस आधार पर उसने जानकारी देने से इनकार किया है, किस आधार पर वो व्यक्ति असमर्थ रहा है। ठीक है, क्या रीज़न रहा है, क्या ऐसा रहा है कि भाई उसने कोई रिश्वत वगैरह की डिमांड की हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही है। ठीक है, यानी यहाँ पर लिखा है जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है। अगली बात यह है कि आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें, इसमें सम्मिलित है। ठीक है, यानी कि ये जो जन सूचना अधिकारी वो लोक प्राधिकारी हैं, इनसे ये कुछ चीज़ों के लिए सुनिश्चित करने के लिए यानी कह सकते हैं बाध्यकारी रूप में। ठीक है, ये नई शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे विशेष रूप से मैं सूचना तक पहुँचो, यानी जहाँ कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहाँ अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश है। यानी लोक प्राधिकारी को ये कहेंगे कि जहाँ पर कोई सूचना अधिकारी जन सूचना अधिकारी नहीं है वहाँ पर जो है सूचना अधिकारी जन सूचना अधिकारी नियुक्त करें आप। ठीक है, देखिए एक हायरार्की है, अगर आप समझना चाहें हायरार्की फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे नीचे कौन सा है, जन सूचना अधिकारी सबसे नीचे है, उसके ऊपर लोक प्राधिकारी जिसे हम प्रथम अपीली अधिकारी बोलते हैं, और उसके ऊपर राज्य सूचना आयोग या फिर केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, यानी जो भी विभाग हो, मान लो राज्य से संबंधित विभाग है तो राज्य सूचना आयोग के अधीन आ गया, और केंद्र का विभाग है तो केंद्रीय सूचना आयोग के अधीन आ गया। ठीक है, तो ये हायरार्की आप समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसके अलावा सूचनाओं के रखरखाव किस प्रकार से हो, ये सब बातें वहीं बताई गई हैं। ये रिकॉर्डों का प्रबंधन वगैरह, यानी कोई व्यक्ति अगर संबंधित विभाग से संबंधित सूचना मांगता है तो आपको किस प्रकार सूचना देनी है, तो वो सब चीज़ों के लिए ये इन्हें गाइडलाइन तैयार करती हैं। किसके लिए, लोक प्राधिकारी को, कि आप किस तरह से अपने संबंधित विभाग की जो नियुक्त करेंगे जन सूचना अधिकारी, उन्हें किस तरह से आप जो है दिशा निर्देशित करेंगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं इसमें। ठीक है, और कुछ भी नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। यानी कि ये अधिनियम ये कहता है जो आपका केंद्रीय सूचना आयुक्त है, ठीक है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन, यानी इसके पास कितनी सूचनाएं आई, कितनी शिकायतें आई, कितनों का निवारण किया इसने, ठीक है, किस प्रकार से इसने अपनी कार्रवाइयाँ संचालित की, इस बारे में केंद्र सरकार को सूचित करता है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है, सामने रखवाता है। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मान लीजिए यहाँ पर दीवानी के साथ साथ इसे ये भी अधिकार है कि मान लीजिए कोई अधिकारी यहाँ पर
अपने यानी कोई लोक प्राधिकारी जो है या फिर जन सूचना अधिकारी है अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा तो आयोग जो है, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग उस पर तत्काल कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई क्या करने का उसको अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है, कार्रवाई वो कर सकता है। तो देखिए ये तो आपका ये वाला केंद्रीय सूचना आयोग वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए राज्य सूचना आयोग। देखिए राज्य सूचना आयोग में चलने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट आ गए हैं, वो देख लेते हैं। वो पता है कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आयोग या निकाय ये किन के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये अक्सर करके एक दिवसीय एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इवन इफ पीसीएस एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है, कि भाई फलाना जो आयोग है वो किस मंत्रालय के अधीन आ रहा है, ये पूछे जाते हैं। जैसे केंद्रीय सूचना आयोग जो है आपके, ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। वित्त आयोग जो है वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। यूपीएससी भी आपका कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। कर्मचारी एसएससी, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है ये, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। ये ध्यान रखना है इन दोनों में डिफरेंस कि यानी एससी जो कम्युनिटी से रिलेटेड आयोग जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति से रिलेटेड जनजाति मामलों के मंत्रालय के अधीन। केंद्रीय सतर्कता आयोग आगे वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे आप। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। क्षेत्रीय परिषदें जो भी हैं जो गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। देखिए ये जो हैं ये या एक आप अपने पेज पर ये चीज़ें नोट कर लेना, ये एक दिवसीय एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं, ठीक है, एक दिवसीय एग्जाम है। और पीसीएस में तो काफ़ी बार दोहराई गई हैं कि कौन सा विभाग कौन सा आयोग सब किस मंत्रालय से संबद्ध है, किस मंत्रालय से उसका संबंध है, ठीक है, अक्सर पूछ ली जाती हैं। जैसे केंद्रीय अन्वेषण सीबीआई से हम बोलते हैं, अन्वेषण ब्यूरो, ये सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अधीन। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये गृह मंत्रालय है। अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, ये महिला बाल विकास मंत्रालय। पिछड़ों के लिए ये सामाजिक न्याय अधिकारिता, पिछड़ों के लिए एससी वालों के लिए एक ही है, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों के लिए ये यही है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। देखिए जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कौन कौन से आ रहे हैं, एससी वाले आ रहे हैं, ठीक है, और आपका यहाँ पर पिछड़े ओबीसी वाले आ रहे हैं, विकलांग आ रहे हैं, तो इन्हें एक में करके आप लिख लेना, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। वहीं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, महिला बाल विकास मंत्रालय, और इससे पहले बाल अधिकारों के संरक्षण वाला भी महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन आया, तो आप लिख लेना ये, ठीक है। उत्तर पूर्व परिषद जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकार कार्मिक मंत्रालय के अधीन आ रहा है। अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गृह मंत्रालय के अधीन आ रहा है। महिला आयोग जो है ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन आ रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एनआईए, ठीक है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण गृह मंत्रालय के अधीन है। भारत के महान्यायवादी, महान्यायकर्ता, भारत का विधि आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का परिसीमन आयोग, तो ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आते हैं। ये आप लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए ये जो पोर्शन है ये आपको हर चैप्टर में नहीं मिलेगा, इसलिए लक्ष्मीकांत वालों ने यहाँ पर रख दिया है ये, ठीक है। क्योंकि अक्सर करके आजकल आपके जो पीसीएस एग्जाम वगैरह होते हैं तो उनमें पूछ लिया जाता है कि भाई संबंधित आयोग, संबंधित विभाग किस मंत्रालय से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट के तौर पर, ऐसा नहीं है कि पूरे समग्र तौर पर कर लें, कहीं अपनी डायरी वगैरह पे नोट कर लेना क्विक रिवीजन के तौर पर, ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा जो है आयोग या किस मंत्रालय से बिलोंग करता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं राज्य सूचना आयोग। देखिए राज्य सूचना आयोग और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सब बातें हैं। इसकी भी स्थापना जो है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत की गई है, 2005 के तहत की गई है। इसमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों की बात का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके भी वही कार्य हैं कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालय, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इनके बारे में शिकायतें और अपीलों की सुनवाई करता है ये। जैसे आरटीआई में जो प्रोसीजर आरटीआई का था वही यहाँ पर सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इनकी संख्या के बारे में थोड़ा सा इनके यहाँ पर जो है डिफरेंस है। जैसे आपने देखा होगा वहाँ पर कितनी संख्या है, 1+6 की संख्या है, यानी टोटल अभी 7 की संख्या है, ठीक है। आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वहाँ पर 7 की संख्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त मिलाकर इनकी संख्या टोटल 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए हर राज्य की संख्या यहाँ अलग अलग है। यहाँ मान लीजिए कोई राज्य छोटा है तो वहाँ पर मान लीजिए इन्होंने 3 व्यक्ति भी रख लिए हैं, कोई राज्य बड़ा है तो वहाँ पर यहाँ पर 7+1 कर लिए हैं। यानी कि ये कहा गया है यहाँ पर कि आप 10 व्यक्तियों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसमें राज्य सूचना आयोग में, ठीक है। यहाँ पर सीएससी शब्दों में यही कहा गया है, तो ये आप लिख लेना है अपनी मर्जी से, यानी जिसकी जितना ज़रूरत है वो रख लिए गए यहाँ पर। इन सब की नियुक्ति जो होगा वो करेंगे राज्यपाल के द्वारा, सिफारिश पर की जाती है, ठीक है। जिनमें मुख्य रूप से वही मुख्यमंत्री वाली समिति, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री विधानसभा के विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट का मंत्री, इनके द्वारा इसकी जो है नियुक्ति की जाती है।
दूसरी बात ये है कि वही बात यहाँ पर भी दोहराई गई है कि भाई संबंधित क्षेत्र का उन्हें ज्ञान होना चाहिए। तो वो सब आप पिछली अध्याय में अभी मैंने बताया था, ठीक है। अगली बात यहाँ पर वही निकल के आती है, इन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई राजनीतिक दल से लाभ का पद धारण न करने वाले व्यक्ति होना चाहिए ये, ठीक है। जो बातें वहाँ पर है वही सेम यहाँ पर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इनके बारे में भी यही बात यहाँ पे दोहराई गई है और ये भी एंड में यहाँ पर भी मैं दिखा दूंगा ये, ठीक है। यहाँ पर मैं इनका जो एज वाला प्रावधान है वो भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया इस किताब में, ठीक है। तो एज यानी राज्य जितना चाहेगा उतना व्यक्ति दिन तक ही बना रहेगा, ठीक है। अब इन्हें हटाने का तरीका वही है, यानी कि राज्यपाल इन्हें, देखिए वहाँ पर कौन राष्ट्रपति हटा रहा था, यहाँ पे राज्यपाल हटाएगा। हटाने का तरीका इन्हें ये है राज्य सूचना आयुक्तों को कि दिवालिया हो गई हो, नैतिक चरित्र उनका गलत हो, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर हो, या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो, या फिर सिद्ध कदाचार के आधार पर, ठीक है, यानी कदाचार वगैरह का कोई मामला आता है इनके ऊपर, ठीक है, कदाचार या अक्षमता के आधार पर इस पद से भी इन्हें हटाया जा सकता है कदाचार के आधार पर, ठीक है। तो इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अगर जांच करता है, जांच के उपरांत मामले सही पाता है तो राज्यपाल इस बारे में सलाह देगा और उसे अपने पद से हटा देगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे हाई कोर्ट से नहीं मांगी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के अधीन जाएगी जांच करने की, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति कदाचार के मामले में पाया जाता है दोषी, तो वो जांच कौन करेगा, वो जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट। आप ये सोच लें कि भाई राज्य सूचना आयुक्त का मामला है तो हो सकता है हाई कोर्ट करता हो जांच, हाई कोर्ट नहीं करता है यहाँ पर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ही करता है, साफ साफ लगा उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखना कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये जो प्रावधान है ये भी आरटीआई संशोधन 2019 के तहत ये सब प्रावधान केंद्र के अधीन किया गया है ये वाला, ठीक है, ये जोड़ा गया है ये वाला कि राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे इनके वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें ये जो केंद्र सरकार है इनके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। इससे पहले क्या था, इससे पहले संबंधित जो राज्य सरकारें थी वो ये वेतन देती थी, ठीक है। और देखिए सब कार्यवाहियाँ वही सब हैं कि इनके पास मान लीजिए सूचना, यानी कोई व्यक्ति अगर अपील करेगा, वही 60 दिनों वाली अपील जो होती है उसके तहत अपील यहाँ पे करेगा इनसे, तो भाई ये वही पाएंगे कि जन सूचना अधिकारी ने क्यों नहीं सूचना दी, क्या वो कोई धनराशि वगैरह चाहता था, क्या वो रिश्वत वगैरह चाहता था, ठीक है, या फिर वो भ्रामक या अपर्याप्त सूचना के अभाव यानी होने की वजह से नहीं दे रहा था, तो वो इस प्रकार की जांच करेंगे। यानी जो चीज़ें वहाँ पर मैंने दोहराई हैं वही सब लाइनें यहाँ पर हैं, कोई नई लाइन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आप सेम टू सेम वो लाइनें जो मैंने वहाँ बोली हैं वही लाइनें यहाँ पर आप कॉपी कर लेना, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 जो कि सन 2019 में लाया गया, ये देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यह बात कही गई कि मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा जितनी केंद्र सरकार निश्चित करे। यहाँ पर यह बात कही गई है कि यहाँ पर जितना केंद्र सरकार चाहेगी उतनी अवधि के लिए अपने सूचना आयुक्त अपने पद पर बना रहेगा। इससे पहले कार्यकाल इनका 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष वाला प्रावधान था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये इस तरह की फाउंडेशन खत्म कर दी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते सेवा शर्तें ये सब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। इससे पहले क्या था, राज्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते जो होते थे संबंधित राज्य सरकारें देखती थी। अब क्या है, ठीक है, तो अब तो केंद्र सरकार के अधीन आ गए, हाथों में आ गए, ठीक है। देखिए अगली स्थिति यहाँ पर निकल के आती है कि संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते ये भी केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, यानी कि तो केंद्र वाले तो हो ही गए, राज्य वालों के वही है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात कही गई है कि सूचना, यहाँ पर कहा गया संशोधन द्वारा उन प्रावधानों को हटा दिया गया जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त के पूर्व की सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्त लाभ, पेंशन आदि के विरुद्ध उनके वेतन कटौती की जाती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए संबंधित व्यक्ति पहले भी किसी विभाग में रह चुका हो तो आप इस आधार पर उसके पेंशन वगैरह में कटौती नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सूचना आयुक्त के पद पर उसे तैनात करेंगे तो आपको यहाँ के भी लाभ भी उसे दिए जाएंगे और पूर्व में जो इस पद पर तैनात रहा है वो तो लाभ उसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसमें कही गई संशोधन अधिनियम में, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर एक बात जो बताई थी वो बताई थी शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। वो आज भी चल रहा है, खत्म नहीं किया गया, आज भी चल रहा है, बस उसका थोड़ा बहुत स्वरूप जो है मॉडिफाइड कर दिया गया है, बदल दिया गया है, ठीक है। और देखिए आपके माइंड में भी काफ़ी बार क्वेश्चन तो उठा होगा कि हम ऐसे करके, जैसे आपने देखा होगा राफेल वाली डील हुई, जैसे काफ़ी विपक्षी पार्टियों ने हल्ला मचाया कि उसकी जानकारी दें, ये है वो है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो गोपनीयता के जो मामलों के तहत उसे रखकर उसकी सूचना ऐसे नहीं दी जाती है, ठीक है।
तो ऐसे करके तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें रखी गई हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो इसके दायरे में रखे गए हैं, वो आप आगामी चैप्टर, जब मैं आपको आगामी चैप्टर बोल रहा हूँ, आरटीआई के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो वहाँ पे मैं बता दूंगा आरटीआई पूरा में, आरटीआई में कौन कौन से विभाग रखे गए हैं, कौन कौन से यहाँ पे जन सूचना अधिकारी यहाँ पर आएंगे इसमें, ठीक है। पूरा यानी कि यहाँ पर कितना, यानी कि इससे रिलेटेड कितने 30-32 क्वेश्चन जो बनेंगे वो सब बता दूंगा मैं, कितनी धाराएं हैं इसमें, ठीक है। अभी हमारा जो मेन उद्देश्य क्या था कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को जानना। तो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को आप तब तक नहीं जान पाते जब तक आप आरटीआई की पृष्ठभूमि आपकी तैयार नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने आपकी आरटीआई वाली पृष्ठभूमि जो थी, बैकग्राउंड था, वो तैयार करवाया यहाँ पर, कि ताकि आपको पता हो कि भाई आरटीआई है क्या, और असल में जो ये लोग बनाए गए हैं, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग बनाए गए हैं, इनका रोल क्या है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग यहाँ पर आपके सामने डिफाइन करता, तो यकीन मानिए आपको 70% समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ज़रूरी ये था कि आप आरटीआई पहले जान लेते, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं ये कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोग कोरोना के डर से डरे हुए हैं। देखिए, कोरोना वगैरह जो है उसमें आप केवल आप घर में रहें, वही सबसे बेहतर उपाय है। ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज रहें खुद को, यानी खुद के हाथ पैर धोते रहें समय समय पर, ठीक है। और वही सबसे बढ़िया उपाय है, और कोई उपाय नहीं है उसमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात है पब्लिक, यानी कि पब्लिक रश को अवॉइड करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके लिए हम कोरोना को मात दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की बस नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।